तीसरी सदी एडी के बाद गुरिचांग साम्राज्य के टूटने के साथ ही पूरा भारत बड़े बंटवारे और उथल पुथल के दौर में आ गया, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य उभरे। इस दौरान उत्तर भारत के ऊपरी गंगा नदी इलाके में गुप्त वंश धीरे धीरे ताकतवर होता गया। उसने आसपास के छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया और हवासा शहर पर कब्जा करने वाली एक और ताकत लिसा वंश के साथ गंगा बेसिन की दो सबसे ताकतवर सरकारें बन गईं। 308 में गुप्त वंश की लीडर लिसा वंश की राजकुमारी गाथागत्तु थीं। दोनों बड़े वंश ऑफिशियली मिलकर गुप्त वंश बने। इसके बाद गुप्त वंश ने लगातार एकता की लड़ाई लड़ी। राजा सुधाना के समय तक गाथागत के पोते गाथागत्तु ने उत्तर भारतीय इलाके का एकता का काम लगभग पूरा कर लिया था। हिंदू धर्म के सपोर्ट की वजह से ही गुप्त वंश उत्तर भारत का एकता का काम पूरा कर पाया, क्योंकि विदेशी हमलों के समय एड्रियन लोगों ने अपनी दबदबा खो दिया और उन्हें लगातार यूनानियों, शाक्य और युएझी ने हराया। इसलिए ब्राह्मण धर्म, जो एड्रियन लोगों को पहली जाति मानता था, एड्रियन अमीर लोगों द्वारा बहुत कीमती और याद किया जाता था। इसके अलावा इस समय के दौरान लंबे समय तक सोचने समझने के बाद ब्राह्मण धर्म ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कई विचार अपनाए। साथ ही इसने कई भारतीय लोक मान्यताओं को अपनाया, जिससे ब्राह्मण धर्म ज्यादा मेलजोल वाला और सहनशील बन गया। एक और जरूरी कारण यह है कि प्रोडक्टिव ताकतों के विकास के साथ भारत में सामंती समाज के बीज भी उभरे। जमींदार वर्ग बढ़ने लगा और मांग करने लगा कि किसान जमींदार वर्ग के अधीन रहें, टैक्स दें और जमींदारों की जिम्मेदारियां उठाएं। जाति व्यवस्था के नियम राज करने वाले जमींदार वर्ग की जरूरतों को पूरा करते थे। इसलिए ब्राह्मण धर्म अपने 2.0 दौर में आया और हिंदू धर्म में बदल गया। इसके अलावा कुमाद्र साम्राज्य का राजधर्म बौद्ध धर्म था। एड्रियन अमीरों ने कुमाद्र साम्राज्य का पूरी तरह से सामना करने के लिए अलग अलग इलाकों में बगावत करते हुए हिंदू धर्म का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके कारण गुप्त वंश के दौरान भारत के राजधर्म के तौर पर बौद्ध धर्म की जगह हिंदू धर्म ने ले ली। हालांकि गुप्त वंश के शासक हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों के विकास का विरोध नहीं किया। उदाहरण के लिए राजा सुधाना के राज में चीन के पूर्वी जिन वंश के साधु फाशियान गुप्त वंश में धर्म ग्रंथ लेने आए और कुमाद्र साम्राज्य को जीतने के बाद उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। 540 एडी में व्हाइट जियोनग्नु ने उत्तरी भारत में दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखा, जिससे गुप्त वंश का पतन हो गया। व्हाइट जियोनग्नु ने उत्तरी भारत में एक राज्य स्थापित किया। कुछ समय बाद फारसियों और तुर्कों ने भी भारत पर हमला कर दिया, जिससे राज्य खत्म हो गया। इस समय उत्तर में लंबे समय तक चले युद्ध के बाद भारत एक बार फिर बंटा हुआ था और उथल पुथल में था। आखिर में केवल 4 मजबूत राज्य बचे: तनिषा, मुखाली, गुजरात और मावा। पहले 2 ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया और बाद के 2 ने भी गठबंधन किया। वे लंबे समय तक लड़ते रहे। फिर 672 में तनिषा के युवा राजा हैशावाहाना गद्दी पर बैठे। उसने गुजरात और मावा पर बड़े पैमाने पर हमला किया और हैशा का टाइटल हासिल किया, जिसका मतलब है खुशी और आनंद। उसके साथ ही मुखाली ने भी पहल करना छोड़ दिया और वफादारी की घोषणा कर दी और तनिषा में शामिल होने वाला था। तब से हैशा ने तनिषा साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्व से पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम से सिंगापुर तक, उत्तर से दक्षिण हिमालय तक और दक्षिण से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, जिससे भारत का एकीकरण पूरा हुआ। हैशा के राज में चीनी बौद्ध भिक्षु वेन त्सांग ने तनिषा की राजधानी कुचा का दौरा किया। इस कहानी को टीवी सीरीज जर्नी टू द वेस्ट में बदला गया है। हैशा ने वेन त्सांग के लिए हिंदू धर्म, जैन धर्म और थेरवाद बौद्ध धर्म जैसे अलग अलग स्थानीय भारतीय धर्मों के साथ बहस करने के लिए भिक्षुओं की एक काउंसिल बनाई। यह एक के खिलाफ कई बहस 18 दिनों तक चली
और आखिर में वेंत्सांग ने सभी बड़े और छोटे धार्मिक लोगों को गलत साबित कर दिया। इसलिए वेंत्सांग को भारत में महायान बौद्ध देवता के रूप में पूजा जाता था। भिक्षुओं की काउंसिल खत्म होने के बाद आयशा ने वेंत्सांग को देश घूमने के लिए बुलाया और पूरी दुनिया में इस घटना की घोषणा की। इस समय तक आयशा वेंत्सांग का सच्चा फैन बन गया था। भारत में वेंत्सांग के आखिरी साल 643 ईडी में आयशा ने उसके लिए फिर से एक काउंसिल रखी। इस बार कोई गर्मागर्म बहस नहीं हुई। राजा और बड़े साधुओं से लेकर अधिकारियों और आम लोगों तक सभी ने वेंत्सांग के उपदेशों और शिक्षाओं को ध्यान से सुना। यह काउंसिल 75 दिनों तक चली और इसे धार्मिक दुनिया में एक अजूबा माना गया। कुछ ही साल बाद वेंत्सांग के भारत छोड़ने के बाद आयशा की मौत हो गई। पूरा साम्राज्य टूटने लगा और तब से अलग अलग सामंतों और जागीरदार राज्यों ने सेनाएं खड़ी करके अपने राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। भारत में बड़े बंटवारे का दौर शुरू हुआ और कई छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। तनिषा साम्राज्य के टूटने के बाद कई सौ सालों तक भारत को अनगिनत विदेशी हमलों का सामना करना पड़ा। अरबों, कमाथियों और तुर्कों ने एक के बाद एक सिंधु नदी के इलाके में कई इस्लामी राज्य स्थापित किए और गंगा नदी के बेसिन के कई शहरों को लगातार लूटा गया। 1206 एडी तक तुर्की के मुस्लिम जनरल इबैक ने, जिसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। हालांकि दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत को सफलतापूर्वक एक कर दिया था, लेकिन शासक वर्ग के अंदर अंदरूनी झगड़े बहुत ज्यादा थे। अपने 320 साल के अस्तित्व के दौरान दिल्ली सल्तनत में कई राजवंशों का राज था: गुलाम, खाजी, चुलुक, सैयद और लोधी। हर राजवंश औसतन लगभग 50 साल तक ही चला। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुसलमानों को पोल टैक्स से छूट दी गई थी, जबकि हिंदू तीर्थयात्रियों को अतिरिक्त तीर्थयात्रा टैक्स देना पड़ता था। कभी कभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इससे इस्लाम तेजी से भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया, जो चुलुक सल्तनत के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। सुदूर दक्षिण को छोड़कर भारत ने लगभग पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का एकीकरण पूरा कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के चरम पर भी मंगोलों से प्रभावित तुर्की मुस्लिम अमीर तैमूर ने मध्य एशिया में तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1398 में उसने भारत पर हमला किया, दिल्ली को लूटा और दिल्ली सल्तनत की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। 1526 तक तैमूर के वंशज बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और उत्तर भारत में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। मंगोल साम्राज्य से अलग करने के लिए इतिहासकार भारत में मंगोल साम्राज्य को मुगल साम्राज्य कहते हैं। बाबर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य को अफगानों ने कुछ समय के लिए खत्म कर दिया, लेकिन 10 साल से ज्यादा समय के बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने ईरान की मदद से राज्य को फिर से कायम किया। 1560 एडी तक हुमायूं के बेटे अकबर ने खुद कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया, जिसमें कभी ताकतवर रहे अफगानों को पूरी तरह हरा दिया गया और पूर्व से बंगाल तक, पश्चिम से चीनी बॉर्डर तक, उत्तर से दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान तक और दक्षिण से विंध्य पहाड़ों तक फैला एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिससे यह इलाका वैसा ही बना रहा जैसा दिल्ली सल्तनत के समय था। इसके अलावा अकबर के राज में उसने धार्मिक सहनशीलता की पॉलिसी लागू की, जिससे दिल्ली सल्तनत के ज़माने से चली आ रही धार्मिक जुल्म की समस्या खत्म हो गई। उसने हिंदू और इस्लाम धर्म को आज़ादी से अपने धर्म का प्रचार करने की इजाज़त दी और पश्चिम से पुर्तगाली मिशनरियों को भी भारत में काम करने की इजाज़त दी। इसके अलावा अकबर ने टैलेंटेड लोगों को भर्ती किया, एक ओपन डोर पॉलिसी लागू की, जिससे टैलेंटेड लोगों को, चाहे उनका बैकग्राउंड या धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, मुगल दरबार में सरकारी पद मिल सके।
इसलिए अकबर मौर्य साम्राज्य के अजुबुआंग और धनिश साम्राज्य के हर्ष के साथ भारत के लोग भारत के 3 सबसे महान राजाओं के तौर पर पूजते हैं।